हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग सेट कवर कर रहे थे, जो टेस्ट सी चल रहा है उसका। आज सेट नंबर कितना है? सेट नंबर 114, 115, 113, 114, 115, तीन सेट का इसमें डिस्कशन कराया जा रहा है। 113, 114 और 115 का है। 113, 114, 115 डी ग्रुप का चल रहा है, टेस्ट सीरीज है, उसके बारे में है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग बोल रहे थे कि कुछ कुछ हमें डाउट हो जा रहा है, तो आप ना मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग को ऑनलाइन समझ में नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए सब कुछ ऑफलाइन में कराना ही पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जब टेस्ट खत्म हो जा रहा है आप लगले पहले तो डिस्कशन देखिए, और जब डिस्कशन देख रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया कि लग रहा है कि हमको एक बार में समझ में नहीं, आप उसको दोबारा देखिए। तुरंत 1 मिनट बैक चले जाइए, उसको दोबारा चला के दिखाइए, फिर 1 मिनट बैक जाइए, फिर देखिए, तिबारा देखिए। जब आपका आदत थोड़ा सा बैठा लीजिएगा ना समझने का, तो बन जाएगा, समझ में आने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 × AQ - BQ और 11 × A⁴ - B⁴ का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए क्या सीखे हैं? एलसीएम के लिए यही ना सीखे हैं कि फैक्टर करके सीखने हैं। एक तो बेसिक पढ़े हैं बचपन में, उसको तो हटा देना है, बेसिक से कोई लेना देना नहीं। फैक्टर के माध्यम से चलते हैं। और फैक्टर कहता क्या है कि अगर इधर लिखा हुआ है 3 के पावर 4 और इधर लिखा हुआ है 5, इधर लिखा हुआ है 3 के पावर 7 और इधर लिखा हुआ है मान लीजिए कि 2, इसका एलसीएम बताना है। तो जो जिधर मैक्सिमम बार है उधर से उठा के रख देते हैं। जैसे कि 3, 3 इधर 4 बार, इधर 7 बार, तो लिखेंगे कितनी बार? 7 बार। 5 इधर 1 बार, उधर 1 बार भी नहीं है, तो कितनी बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। 2 इधर 1 बार, इधर 1 बार भी नहीं है, तो 1 बार तो चर्चा करना ही है, तो कर दिए चर्चा। यही हमारा क्या निकल के आ गया? एलसीएम निकल के आ गया, और कुछ नहीं है इसमें। इतना ही अगर इतना समझ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझिए मेन क्वेश्चन जो है सो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 × AQ - BQ। सबसे पहले तो हम लिख दिए 3। AQ - BQ हमको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है A - B इंटू में A² और प्लस में B² और प्लस में AB। फॉर्मूला लिख दिए, कुछ नहीं किए। फिर लिखा हुआ एक संख्या क्या है? 11 इंटू में A⁴ माइनस B⁴। A⁴ को ऐसे लिख सकते हैं, B⁴ को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूरा से आप समझिए ना, ये A लिखा हुआ है, ये पूरा से समझिए, ये B लिखा हुआ है, तो A² और माइनस में B² क्या होगा? तो आप कहिएगा A प्लस में B होगा और इंटू में A माइनस में क्या होगा? B होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम A की जगह क्या माने? A², तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। अब समझ गए? ये फॉर्मूला में पूरा को हम A मान लिए, पूरा को B मान लिए, तो A² माइनस B², A प्लस B इंटू A माइनस B। A की जगह क्या? A², B की जगह क्या? B², बस हो गया। अब आगे समझिए, हम दोबारा अगर कहें 11 को 11 लिख दिए, A² प्लस B² को वैसे ही लिख दिए, A² माइनस B² को हम A प्लस B इंटू में A माइनस B, तो फिर लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा दिए दोबारा। अब हमको मतलब जो है इतना से है, एक संख्या यह दिया हुआ है और एक संख्या यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही अवेलेबल है। आगे समझिएगा, आगे लिखा हुआ है कि एलसीएम बताना है ना। 3 इधर है, 11 उधर है, क्या लिखिएगा? तो कहेंगे 33 लिखेंगे। A माइनस बी उधर है, A माइनस बी उधर है, एक एक बार है, तो A माइनस बी लिख दिए। A² प्लस B² प्लस AB इधर है, उधर नहीं है, तो चलिए एक बार लिख देते हैं, A² प्लस B² प्लस AB। A प्लस बी उधर है, A प्लस बी इधर नहीं है, तो चलिए A प्लस बी को भी चर्चा करा दीजिए। A² प्लस B² इधर है, इधर नहीं है, तो चलिए A² प्लस B² को भी इधर लिख दीजिए। अब देखिए A माइनस बी और A² प्लस AB प्लस B² जब आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या आएगा? तो आप कहिएगा तो फॉर्मूला ही तो है, किसका फॉर्मूला? AQ माइनस में BQ का। बच गया क्या? A प्लस बी,
इंटू में ए स्क्वायर और प्लस में क्या बी स्क्वायर। मिलाइए तो आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। मिल मैच करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एलसीएम में बस दिक्कत क्या था इस एलसीएम में कि हमको उधर भी फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ा, इधर भी फॉर्मूला ब्रेक करना पड़ा, इधर ब्रेक करने के बाद एक बार दोबारा उस फॉर्मूला को ब्रेक करना पड़ा। बस इस वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाया गया जानबूझ के। अब 24-36 का तक एलसीएम पूछेगा नहीं, तो थोड़ा सा ही सीखना पड़ेगा। आगे देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, वोटिंग हुआ, वोटर लिस्ट में कुछ आदमी था, नाम था, चुनाव हुआ, उसमें एक वो आया, उम्मीदवार कितना था, 2 उम्मीदवार था, एक हारने वाला तो एक जीतने वाला, एक हारने वाला लूजर और एक जीतने वाला जिसको क्या कहिएगा विनर कहिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, हारने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 48% प्राप्त करता है। जो हार गया ना वो टोटल वोट का 48% प्राप्त करता है। हम मान लें कि टोटल वोट 100 है, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल वोट का 48% कौन प्राप्त करता है, हारने वाला प्रताप प्राप्त करता है। तो 100 का 48% आप कहिएगा कि कितना होगा, 48 होगा। अब ये नहीं सोचिएगा कि हम यहाँ 52 रख दे, 48 प्लस 52 100, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है समझिए, उसका प्रतिद्वंदी 6000 अधिक वोट लाया, माने हारने वाला जो 48% लाया है ना, इससे 6000 ज्यादा वोट लाया कौन, इसका प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी माने कौन, इसका कंपेटिटर, माने इसके साथ जो कम्पीट कर रहा था, प्रतिस्पर्धा कर रहा था वो। अब 6000 इससे ज्यादा लाया, ठीक है, और 3% मतों के अंतर से विजय हुआ है। एक आप कह रहे हैं कि 6000 का अंतर है, एक बार आप कह रहे हैं 3% का अंतर है, इसका मतलब ये 48%, तो कितना लाया, 51% लाया। कोई दिक्कत इसमें कहिएगा, अगर ये 48% लाया है तो ये 51% लाया होगा। 100 का 48% 48 हुआ, तो 100 का 51% आप कहिएगा कि 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, डायरेक्ट लिख दे 51। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लग रहा होगा कैलकुलेटिव, फिर समझिएगा। 100% या फिर सीधा कहिए कि 100 वोट हम टोटल माने, हारने वाला टोटल वोट का 48% लाया, तो 100 का 48% 48 आया, तो हारने वाला 48 वोट लेके चला आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उसका प्रतिद्वंदी है, हारने वाला का जो प्रतिद्वंदी है, इससे 6000 वोट ज्यादा लाया, तो इससे 6000 वोट ज्यादा ले आया। फिर कहा है कि और 3% मतों के अंतर से जीतता है। ये जीतता कै परसेंट के डिफरेंस के, 3% के डिफरेंस से। इसका मतलब 48 है 3 51, ये जरूर 51% वोट लाया होगा। आगे समझिए, अवैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, टोटल वोट 100 है, 48 प्लस 51 आप देखिएगा तो कितना पूरेगा, 99 पूरेगा। तो एगो वोट कहाँ चला गया, तो आप कहिएगा ना वही 1% जो है, एक वोट जो है वो क्या हो गया है, अवैध हो गया है। एक वोट कहाँ चला गया, अवैध रूप में चला गया, इनवैलिड वोट हो गया। ठीक है, अब समझिए, 48 से 51 3% है ना, 6000 की वैल्यू के बराबर है ना, तो आप कहिएगा ना कि 1% का वैल्यू जो हो जाएगा कितना होगा, 2000 होगा। इनवैलिड वोट 1% ही तो है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहिएगा वही तो हो जाएगा 2000। तो आंसर क्या होगा, 2000, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सवाल था, बस परसेंटेज पे पकड़ होना चाहिए। अगला देखिए, एक पैंट का क्रैमुल एक शर्ट के क्रैमुल से 10% अधिक है। अब जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पूरा दिमाग में फिट बैठ जाएगा एक ही बार में, तो पढ़े उसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, एक पैंट का क्रैमुल, हम इधर लिख दिए पी से पैंट, एस से क्या हो गया, शर्ट हो गया। तो कह रहा है कि जो पैंट का क्रैमुल है शर्ट के क्रैमुल से 10% ज्यादा है, मतलब अगर इसका कीमत 100 रुपया है तो इसका कीमत कितना होगा, आप कहिएगा 110 रुपया। 60 से ज्यादा हो गया, पहला लाइन का काम खत्म। थोक व्यापारी ने पैंट के क्रैमुल से 20% अधिक अंकित मूल्य रखा। पैंट का जो क्रैमुल था ना उससे कै परसेंट अधिक अंकित किया है, 20%, मतलब 110 का 20% अंकित हुआ। डायरेक्ट कह दे कि अंकित मूल्य कितना है, तो आप कहिएगा 110 का 20%।
कैलकुलेशन करिएगा कितना रुपया आ जाएगा, आप कहिएगा 132 आ गया। 132 क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। आगे समझिए, शर्ट के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया है। शर्ट का दाम कितना है, 100 है। 30% अधिक अंकित किए माने कितना अंकित किए, 130%। तो इसका अंकित मूल्य कितना आ गया, आप कहिएगा 130 आ गया। काट कूट कर दिए तो बस, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग पढ़ चुके हो, बस क्वेश्चन को बढ़ाते चल रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ तक का काम खत्म हो गया क्वेश्चन में। यदि दुकानदार शर्ट पर 20% और पैंट पर 25% की छूट देता है, अब इतना ही पढ़ेंगे। अभी शर्ट पर कितना दे रहा है, 20%। हड़बड़ी में क्या होगा कि इधर आप 20% निकाल दीजिएगा। ध्यान से देखिए, शर्ट पर अब उलट दिया बात को, पहले शर्ट का चर्चा करने लगा। शर्ट पे 20% का छूट मिल रहा है, ठीक है। अगर 20% का छूट मिल रहा है, आप एक बात बताइए, तब बिकेगा कितना में, तो आप कहिएगा ना कि 80% में बिकेगा ना, अगर 20% का डिस्काउंट है तो कोई दिक्कत नहीं। और पैंट पर 25% की छूट देता है, 132 इसका कीमत है ना, अब 25% का डिस्काउंट देता है तब 75% में बेचेगा ना, तब बिल्कुल 75% में बेचेगा। दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 50 रुपए है। आप मान पूछ रहे हैं तो कह पूछ रहा है, तो ठीक है देखते हैं। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, 33 तिहाई क्या हो जाएगा, 99 रुपया। कोई दिक्कत नहीं 99 में। आगे आइए, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 13 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 आ गया। एक का विक्रय मूल्य 99 रुपया आ रहा है, आपको एक का विक्रय मूल्य 104 आ रहा है। मतलब गैप कितना का है, या फिर कहिए अंतर कितना का है, आप कहिएगा 99, 100 और 4 माने 5 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं, 50 का अंतर है, तो आप कहें ठीक, 5 का वैल्यू 50, तो एक का वैल्यू क्या होगा, 10। आगे आई, तो पैंट और 50 रुपए, तो पैंट और 5% शर्ट के अंकित मूल्य का योगफल क्या होगा, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एक सेकंड रुक जाइएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, दोनों के विक्रय मूल्य अंतर 50 है। 4 पैंट और 5 शर्ट के अंकित मूल्य का योगफल क्या होगा। तो 4 पैंट, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, तो 4 पैंट और 5 शर्ट, 4 पैंट और 5 शर्ट के अंकित मूल्य हमसे पूछ लिया है। चलिए हो गया। देखिए, 4 पैंट और 5 शर्ट के अंकित मूल्य का योगफल, एक का वैल्यू कितना आया, 50 आया। हम कहेंगे 132 का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा 132 का वैल्यू 132 गुना 50 होगा। 132 का जो वैल्यू होगा, 132 का जो वैल्यू होगा 132 गुना में 50 होगा। अच्छा, ये क्या लिखे हैं, तो कहिएगा ना, पैंट का अंकित मूल्य है 132, 132 का वैल्यू 132 गुने 50। 4 पैंट है ना, तो इसमें किससे गुना कर दे, 4 से गुना कर दे, फिर प्लस करिए। योगफल पूछा है ना किसका, 5 शर्ट का। एक शर्ट का अंकित मूल्य कितना, 130, एक का वैल्यू 10, तो 130 का वैल्यू कितना होगा, आप कहिएगा 130 गुना में 10। कै गो है शर्ट, तो शर्ट की संख्या 5 है, तो एगो का दाम इतना, तो 5 गो का दाम इतना, वो सबको जोड़ देना है। 5 चौका 20, 132 गुने कितना हो जाएगा, 264, डबल जीरो, इधर हो जाएगा 13 पच्छे 65, फिर डबल जीरो। यही तो हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। 26,400, 2640 आंसर ना, एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया कि कहीं से। 132 का वैल्यू कितना आ गया, 132 गुना 50, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, क्वेश्चन गलती की वजह से ध्यान बट गया। एक का वैल्यू 10 ना है, तो 132 का वैल्यू 132 गुना 10 होगा ना, 132
गुना में 10 हो गया, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, 5280 आ गया। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11,780 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर समझ लीजिए। पैंट का दाम जो है शर्ट के दाम से 10% ज्यादा, हम इसको 100 मान लिए तो ये 110 हो गया। इसका जो अंकित मूल्य है इसके दाम से 20% ज्यादा है, मैंने 110 का 120% दिया हुआ है। शर्ट का जो दाम है 100 से कितना ज्यादा है, 30%, अंकित मूल्य से 30% ज्यादा है, तो आ गया 132 रुपया और आ गया 130 रुपया। कह रहा है कि इस पे हम छूट देंगे 25%, तब बेचेंगे 75%, मतलब कितना में, 99 में। हम इस पे 20% का डिस्काउंट देंगे, मतलब बेचेंगे कितना में, 80% में, मतलब कितना में बेचेंगे, 104 रुपया में। ये दोनों के बीच का अंतर कितना का, 5 का। 5 का वैल्यू 50, 1 का वैल्यू 10, तो 132 का वैल्यू 132 गुने 10, 130 का वैल्यू 130 गुने 10। कै गो लेना है पैंट, 4 गो तक गुने 4, शर्ट कै गो, 5 गो तक गुने 5, जोड़ दिए 11,780 रुपया आ गया। चलिए देखिए, है क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई आपको देखने से ज्यादा लगा, लेकिन आप भी देखें कि क्या सॉल्यूशन होता है, इजी स्टेप से बढ़ते जाता है। अगला देखिए, एक वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, इतना ही से क्या समझ में आ रहा है, कोई वर्ग है, कोई वर्ग है। अब वर्ग का परिमाप अगर 20 दिया हुआ है तो उसका सब भुजा पता है, 20/4 का सब बराबर न होता है, मतलब 5 5 5 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की भुजा के समान है। कोई आयत है, उसका जो चौड़ाई है जितना इस वर्ग का भुजा है ना उतना ही, मतलब 5 ही दिया हुआ है। आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई का दोगुना है, माने 5 दूना 10 है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आंसर तो बन गया होगा। गलती से समझिए कि क्वेश्चन डलाया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को 4 छोटे गोलों में बदल दिया जाए तो प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या क्या हो। देखिए रेडियस कितना दिया हुआ है, आप कहिएगा 3.5, हम कह दे 35/10, कोई दिक्कत, या फिर कह दे 7/2, बात तो बराबर है। एक ठोस अर्धगोले, क्या है अर्धगोले। अब आप अर्धगोला से क्या बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझ में आया कि एक चीज से दूसरा चीज बनाना है तो वॉल्यूम को बराबर करना है। अर्धगोला माने आपके पास मटेरियल कितना है, तो आप कहिएगा जितना अर्धगोला है उतना ही उसका आयतन के बराबर। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब, मतलब 7/2 गुना 7/2 गुना 7/2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी मटेरियल से आप बना रहे हैं 4 गो क्या, तो 4 बना रहे हैं तो पहले तो 4 इंटू होगा, क्या बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं। एक गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होगा एग्जाम में, गोला अर्धगोला पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बनाइएगा आंसर गलती आ जाएगा तुरंत। प्रैक्टिस रहेगा कि एक अर्धगोला बड़ा सा था, उससे हम 4 गो छोटा छोटा गोला बना दी, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। आंसर क्या लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। पाई से पाई गया, काट लेते हैं दूसरा कलर से क्या। उसके बाद देखिए 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 के पावर में ऊपर क्या है, 3 है, 2 दूना 4, 4 चौका 16 नीचे आएगा, तो 16 चौका नीचे क्या हो जाएगा, 64, 64 माने हम 4 के पावर 3 लिख दें। अब बराबर में r के पावर 3 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, रेडियस कितना निकल गया, 7/4, यही तो पूछा है, 7/4, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस अर्धगोला के आयतन को गोला के आयतन के बराबर करना था और कुछ नहीं करना था। आगे देखिए, घनाभ की लंबाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो है 8 15 17 है, ठीक है। यदि घनाभ के विकर्ण की लंबाई 17√2 सेंटीमीटर है और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1022 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ की क्रमशः लंबाई चौड़ाई और
यहाँ भी ऊंचाई छूटा हुआ है और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो आपको रेशियो दिया हुआ है, तो होता क्या है अगर रेशियो में दिया हुआ है समझिएगा, मान लेते हैं कि लंबाई 8x होगा, चौड़ाई जो है 15x रहा होगा, ऊंचाई जो है 17x रहा होगा। ये तो क्वेश्चन में रेशियो दिया था, हम एक्चुअल मान ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिल गया हमको। यदि घनाभ के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ, अच्छा घनाभ का विकर्ण कैसे निकलता है, आप कहिएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर करते हैं ना, तो घनाभ का विकर्ण निकलता है एल स्क्वायर। अठी अठी क्या होता है 64x स्क्वायर होता है, 15x का स्क्वायर माने 225x स्क्वायर होता है, 17x का स्क्वायर करिएगा तो 289 का क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। आगे आइए जोड़ दीजिए, 9 5 14 4 कितना होता है 18 के 8 हासिल 1 8 1 9 2 11 और 6 17 के साथ हासिल 1 2 1 3 और 2 कितना 578 एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। ये क्या निकाले हैं हम लोग घनाभ का विकर्ण। आप क्वेश्चन में इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, आप कहिएगा 17√2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, रूट हटता है तो उधर जाके क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा, तो हम लिख सकते हैं 578 एक्स स्क्वायर अब बराबर में 17 का स्क्वायर कितना कह दीजिएगा 289 और √2 का स्क्वायर कितना कहिएगा 2 कहिएगा। काटिए तो ये कट जाएगा, 2 बार में लग रहा है कि कट जाएगा, फिर 2 से ही 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 1 आया, तो एक्स का वैल्यू क्या आया 1 आया। इसका मतलब है 8 गुने 8 कितना 8 गुने 1 कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 8 एक्स का मान 1 रखेंगे ना, 8 गुने 1 8, 15 गुने 1 15, 17 गुने 1 17। इसका मतलब है लंबाई 8 चौड़ाई 15 और ऊंचाई कितना 17, कोई दिक्कत नहीं। पूछा आपसे क्या है लंबाई चौड़ाई, मतलब घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमको कोई लेना देना था नहीं, और ज्यादा x का मान 1 आया कितना आसान हो गया, अब सीधा अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछा है 8 15 17 क्या हो गया आंसर, बस इतना ही सवाल था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, वही टाइप हो गया है ना, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य का अनुपात 7:1 है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2πr, इंटू में क्या होता है r प्लस में h। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है 2πrh होता है, दोनों तो वही बेलन का ना चर्चा है, तो आप कह सकते हैं ना कि वही रेडियस इधर वही रेडियस उधर, काट कुट करने का इच्छा होगा तो इतना काट दीजिएगा, तो r प्लस एच रेशियो h, इसी बात को हम लिख दें r प्लस एच बटा में h, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 7/1 दिया है, कहा है ना कि इसका अनुपात और इसका अनुपात 7/1 है, तो काट कूट के हम लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि h का मान 1 यूनिट है, h का मान कितना यूनिट है 1, r प्लस h 7 है, इसका मतलब r बराबर 6 नहीं रहा होगा। आप पूछे रेडियस और ऊंचाई ना, त्रिज्या और ऊंचाई, तो 6:1 नहीं आ गए, तो आंसर नहीं लगा दीजिएगा 6:1, इसमें दिख ही नहीं रहा है ना, इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दो ट्रेनों P और Q एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 40 के स्पीड से गति करता है। जब वे मिलते हैं तब पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, ये बात हमको मालूम है। स्पीड का रेशियो क्या है 50, एक का क्या है 40, रेशियो निकालेंगे तो कहिएगा 5:4, तो दूरी की बात करेंगे तो कहिएगा 4 क्या 5, सॉरी 1 सेकेंड, जो स्पीड का रेशियो वही ना दूरी का रेशियो, जो स्पीड का रेशियो होता है वही दूरी डिस्टेंस का रेशियो होता है। क्यों होता है समझिएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा
तो टाइम भी बढ़ेगा। क्या मतलब हुआ, अगर कोई आदमी एक समान चाल से चल रहा है, स्पीड को कांस्टेंट किए हुए है, तो टाइम जितना ज्यादा लगाएगा उतना ज्यादा दूरी तय करेगा। जब टाइम कांस्टेंट है, टाइम को स्थिर किया गया है, तो जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा गाड़ी चलेगा। तो डिस्टेंस स्पीड के समानुपाती, डिस्टेंस टाइम के समानुपाती। लेकिन जिसका स्पीड ज्यादा वो कम समय में दूरी तय करेगा ना, तो स्पीड और टाइम का चर्चा रहता ना तो उलट जाता, मतलब उल्टा होता है। तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो है। मतलब एक आदमी तय किया 5 यूनिट दूरी, एक आदमी तय किया 5 यूनिट दूरी और दूसरा किया 4 यूनिट दूरी तय। अब बताइए दोनों के बीच में गैप कितना का, तो कहिएगा दोनों के बीच में गैप 1 का है। क्वेश्चन के हिसाब से इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। ये 5 यूनिट दूरी गया, ये 4 यूनिट दूरी गया, दोनों मिलकर कई यूनिट दूरी तय किया, 9 यूनिट, तब ना मिला। तो 9 का वैल्यू कितना कहिएगा, 900। अब पूछा है पी और क्यू के बीच की दूरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 900। नहीं है तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वर्गाकार मैदान के दो विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है, ठीक। गुणनफल पूछा है उसका। गुणनफल है 3x + 8 इंटू में 4x + 8 का पूछा है। देखिए विकर्ण, अच्छा वर्ग का विकर्ण बराबर होता है ना, तो कह रहा है एगो विकर्ण इतना है और एगो विकर्ण 4x + 6 है, क्या है बराबर, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट बराबर। 3x उधर जाएगा तो क्या बचेगा x, 6 इधर जाएगा तो क्या होगा 2, x का मान क्या आ गया 2 आ गया। 3x + 8 का मान क्या होगा, 3 दूना 6 8 14 होगा। 4x + 8 का मान कितना होगा, 4 दूना 8 8 क्या होगा 16, यही ना होगा। पूछा क्या है, गुणनफल पूछा है 14 × 16, 14 × 16, 16 चौका 64, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, कोई नहीं है इनमें से, कोई नहीं, क्या हो गया आंसर। या हो सकता है कि यहाँ 4x + 6 भी आपके क्वेश्चन में रहा होगा, लेकिन समझ गए ना, विकर्ण बराबर x का मान तो इसी निकलेगा, क्वेश्चन तो जरूरत से ज्यादा आसान है। आगे आइए, बिंदु A 3,7 है और 1 - 2,1 है को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। जब प्रवणता आपसे पूछेगा ना कैसे बनता है, देखिए ई x1 हो गया, ई y1 हो गया, ई x2 हो गया और ई y2 हो गया। प्रवणता क्या होता है, y2 - y1 बटा में x2 माइनस में x1। y2 कितना दिया हुआ है, 1 में से 7 घटेगा -6, -2 में से क्या घटेगा -3, क्या हो जाएगा -5। आंसर क्या निकल के आ गया 6/5, 6/5 ऑप्शन सी आपका आंसर है। याद रखिएगा फॉर्मूला डायरेक्ट प्रवणता के लिए। आइए नेक्स्ट देखिए, एक थैले में 5 लाल है, 4 काली है, 6 नारंगी गेंद है, ठीक है। 5 4 9 6 15, टोटल क्या वो गेंद है 15 वो। यदि एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तब गेंद के लाल या काला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल हो न तो काला हो, माने 5 4 9 गो, टोटल क्या गो 15 गो, 3 तिहाई 9, 3 पछे 15, 3/5 ऑप्शन ए आंसर। कोई दिक्कत नहीं सब सवाल में, तो अब ये सब छूटना नहीं चाहिए, जितना सेट हो चुका है 100+ सेट हो गया। फिर लिखा हुआ है a बराबर -1,1, b बराबर 5,1, c बराबर 5,6, d बराबर -1,6 को क्रम में मिलाकर बनाई गई आकृति ABCD का क्षेत्रफल कितना होगा। पिछला वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन दिए थे कि आपको कमेंट करके बताइए आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है तो ये भी बताइए। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि दूसरा तो देखे चाहे नहीं, जो यहाँ टेस्ट सीरीज हो रहा है आपको लोग का नंबर जो नहीं बढ़ा है उसके पीछे रीजन यही है कि टेस्ट सीरीज का डिस्कशन जो आप सही से कर ही नहीं रहे हैं। जैसे हम क्वेश्चन ही बड़ा लग रहा होगा, आपसे बना होगा नहीं, हिंट दे रहे हैं फिर हम छोड़ेंगे। अगर इस तरह से चलता रहा तो टेस्ट डिस्कशन आप लोग का बंद करवा दिया जाएगा। आप लोग खुद ही अगर बना लेते हैं तो अच्छी बात है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ दीजिए, गलती से नहीं बढ़ रहा होगा कोई कारण से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूरा पीपीटी टाइप करवाने में खुद टाइप करवाना पड़ता है, समय लगता है, सिलेक्ट करना पड़ता है क्वेश्चन कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में ए बी सी और डी को क्रम में मिलाकर बनाई गई आकृति ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। ये वर्ग बनेगा क्या है हमको नहीं पता है, ए है, बी है, सी है और डी है।
इस पॉइंट का नाम क्या है -1, इस पॉइंट का नाम क्या है 5, 1, C का नाम क्या है 5, 6, D का क्या है -1, 6। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मिला दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्यों मिलाए अब समझा रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए, आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है, ए से बी तक का दूरी निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दूरी के फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक पॉइंट x1 और y1 है, ठीक है, एक पॉइंट x2 और y2 है, ये दोनों बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना होता है, तो क्या निकालते हैं? रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यही नया फॉर्मूला दूरी सूत्र का। हम कहेंगे ए से बी तक का, ये दोनों पॉइंट के हिसाब से दूरी नहीं निकाल लीजिएगा। ए से डी तक का, ये पॉइंट के हिसाब से दूरी नहीं निकाल लीजिएगा। बी एगो पॉइंट है, एगो पॉइंट डी है, तो इसका दूरी नहीं निकाल लीजिएगा। सी से डी, चाहे कहिए डी से सी, इसका दूरी नहीं निकाल लीजिएगा। बी से सी दो पॉइंट दिया हो तो इसका दूरी नहीं निकाल लीजिएगा। आप ए, बी और डी एगो त्रिभुज नजर आएगा, बी, सी और डी एगो त्रिभुज नजर आएगा। त्रिभुज के तीनों भुजा पता है? त्रिभुज के तीनों भुजा पता है कि नहीं पता है? तो आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा। ये कोई बड़ी बात हो गया। ये नहीं सोच लीजिएगा आधार गुनी ऊंचाई कर देंगे, आधार गुनी ऊंचाई करने के फिर में नहीं रहिएगा। इसीलिए नहीं रहिएगा क्या कि आपको कैसे पता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसीलिए सीधा समझिए, 3 गो भुजा ऊपर है, 3 गो भुजा इधर दिया हुआ है, तो दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग नहीं निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से, और दोनों को जोड़ नहीं देंगे, नहीं हो जाएगा क्षेत्रफल। इसका आंसर ना आना ही चाहिए, और नहीं आएगा फिर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक समतल सतह पर बने एक मीनार की परछाई तब 30 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होता है। देखिए, बन गया फिगर, हो गया, इतना ही काम करना था इसमें। परछाई 30 मीटर बढ़ता है ना, ऐसा कब होता है? जब उन्नयन कोण 60 से बढ़ के क्या होता है 30। यही ना मीनार है। मीनार का मान लीजिए उन्नयन कोण कितना, तो कहिएगा 60, यहाँ कितना, तो कहिएगा 30। इस 60 से बढ़ा ना तब ना 30 हुआ। उधर बगल में आता है, जैसे जैसे आप जानते हैं ना एंगल बढ़ता है, इसीलिए 60 इधर 30 उधर। तो परछाई बढ़ा ना, ये जो बढ़ा है कितना मीटर बढ़ा है? क्वेश्चन में दिया हुआ ना इसका वैल्यू 30 मीटर। पहले यहाँ तक था ना परछाई, यहाँ से यहाँ तक, अब यही परछाई ने बढ़ गया, तो पूरा का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? आप कहिएगा 30 दिया हुआ है। शॉर्टकट समझिए, tan 60 का मान क्या होता है? √3, तो बटा में 1 लगा दे, कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ √3 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। मतलब कलर बदल के इसको लिखते हैं जिससे ज्यादा पता चलेगा। मतलब tan 30 का रहा, अगर ये 1 यूनिट है मीनार, तो हम पूरा √3 यूनिट है। tan 30 में तो पूरा एंगल ना शामिल हो गया। देखिए ना, मीनार एक जगह √3 है, एक जगह 1 है, सही है? नहीं, इसमें किससे गुना कर दे? √3 से। इसमें किससे करे? √3 से, तब ना 3। तो हम इसको √3 और 3 लिखेंगे, तैयो तो वही बात है। अब मीनार यहाँ भी बराबर हो गया। यहाँ से यहाँ का वैल्यू 1, आई पूरा का वैल्यू 3, इसका मतलब इतना का वैल्यू 2 नहीं रहा होगा। कोई दिक्कत कहिए? 2 का ही तो वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू ही तो 15 दिया हुआ है। मीनार का ही तो ऊंचाई पूछा है √3 का, तो 15√3 आंसर नहीं हो जाएगा? कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, 15√3। कोई दिक्कत ही नहीं है सब सवाल में। निम्न तालिका के माध्य की गणना कीजिए। माध्य निकालना है। देखिए माध्य कैसे निकलेगा, ये तो सीधा हो गया ना। 2 गुने 12 कहिएगा 24, 3 गुने 14 कहिएगा 42, 25 गुने 5 125, 3 गुने 8 कहिएगा 24, 18 गुने 7 कहिएगा 126। कोई दिक्कत नहीं। अब इस सब को जोड़ दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? एफ एक्स माने क्या? एफ इंटू एक्स को गुना किया, सिग्मा माने क्या? जोड़ता है। सिग्मा एफ एक्स आप पहले निकालिए, अब एक बार निकालिए सिग्मा एफ, माने फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, एफ एक्स को गुना करने के बाद जो आया उसको जोड़िए, अब माध्य बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ।
कोई दिक्कत नहीं, जोड़ घटाव करना था इसमें, माध्य का फॉर्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18, एक गाड़ी अपनी दूरी का पहला 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दूसरा 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अंतिम 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। पूरी दूरी के लिए गाड़ी की औसत गति क्या है? देखिए 3 पार्ट में ट्रेवल करता है, मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर है। 1/3 माने 1 किलोमीटर, कितना के स्पीड से? आप कहिएगा 10 के स्पीड से, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा 1/3 माने, फिर 1/3 माने 1 किलोमीटर, कितना के स्पीड से? आप कहिएगा 20 के स्पीड से। फिर अंतिम 1/3 फिर कितना होगा? एक, कितना के स्पीड से? 60 के स्पीड से। हो गया 1 किलोमीटर 10 के स्पीड से, 1 किलोमीटर 10 के स्पीड 20 के स्पीड से, 1 किलोमीटर 60 के स्पीड से। किलोमीटर मान ली, यूनिट उसमें मान सकते हैं कि 1 यूनिट दूरी है। औसत चाल, औसत चाल कैसे निकलता है? कहिएगा कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, वही न हो गया औसत चाल। कुल दूरी कितना है? आप कहिएगा 3 है। टाइम पूछेंगे तो कहिएगा दूरी बटा में, आपको दिया हुआ क्या है चाल ना, तो दूरी बटा में समय निकाल, चाल करिएगा तो समय निकलेगा ना, टाइम निकलेगा ना, तो 1/10 पहला आ गया समय। दूसरा समय क्या होगा? 1/20। तीसरा समय क्या होगा? 1/60। देखिए 3, 10 20 60 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 60। 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 10 छक्का 60, नीचे एलसीएम लिए 100, 60 ऊपर भेज दिए। शॉर्टकट बनाने का सीखिए थोड़ा सा, प्लस में 3 या प्लस में। मान लीजिए ये स्टेप नहीं समझ में आ रहा, तो ये नहीं सोचेगा हम ही ये स्टेप को पूरा लिखे, आप कॉपी पढ़कर ये समझा दे रहे हैं, अब लिखेंगे तो वीडियो ही लंबा चला जाएगा, हर बात लिखेंगे तो। 3 गुना में 60, 6 3 9 1 10, 6 3 कितना आ गया? 18। एवरेज कितना आ गया? 18। ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ इस प्रकार है कि 2AB बराबर डी। सिमिलर का चिन्ह है, समरूप का चिन्ह है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर ए बी लिए, शुरू का 2 लिए है ना, तो आपको इधर भी डीई लेना पड़ेगा। कोई कह रहा है हमको मन है बीसी लेने का, तो इधर के लास्ट का 2 ना, तो इधरों में लास्ट का 2, तो क्या हो जाएगा? बीसी बटा में क्या हो जाएगा? ईएफ। अगर कोई कह रहा है एसी लीजिए, तो आप क्या लीजिएगा? डीएफ लीजिएगा। एसी तब क्या? डीएफ। ये सब क्या होगा? बराबर। समरूप का यही कंसेप्ट है। आगे देखिए दिया हुआ क्या है हमको, ए बी और डी को इधर अगर बुला ले तो 1 बटा में क्या होगा? 2। ए बी बटा डी के जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। बीसी का वैल्यू क्या दिया हुआ? 8, अब बटा में क्या लिख दे? ईएफ लिख दे। क्रॉस गुना करेंगे, ईएफ का मान कितना आएगा? 16 आएगा निकल के। ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर आंसर। बस इतना ही काम करना था, इसका तो खैर यूजे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, बाह्य बिंदु P से, देखिए सर्कल बना लिए, पहले पढ़िए, सर्कल का एक शेप था इसमें, देखिए एक बिंदु P से एक से अधिक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले एक वृत्त पर खींची जाती है। देखिए यही ना है वृत्त। अब इस वृत्त में क्या मान लिए हैं? वृत्त का केंद्र क्या है? O। वृत्त का जो केंद्र है क्या है? O है। P से बाह्य बिंदु P से, एक बाहर में कोई बिंदु है क्या? P। मान लिए बाहर का एक यहाँ पे बिंदु, उसका नाम क्या है? P। P से एक से अधिक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले एक वृत्त पर खींची जाती है। स्पर्श रेखा खींच दी, नाम हो गया PQ, खींची जाती है, जो वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। वृत्त को कहाँ स्पर्श किया? Q पे किया। केंद्र से P की दूरी, केंद्र यही ना, केंद्र से P की दूरी कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। स्पर्श रेखा PQ का लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। वृत्त का त्रिज्या पूछ, ये वृत्त का त्रिज्या नहीं, कोई कहेगा नहीं ये वृत्त का त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है वृत्त का, कोई दिक्कत इसमें? आगे समझिए, वृत्त का त्रिज्या है। रूल क्या है कि वृत्त के त्रिज्या और टेंजेंट माने स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है।
इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस में 12 स्क्वायर बराबर में 13 स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा 5। डायरेक्ट कैसे 5 आया, 5 12 ट्रिपलेट होता है तो त्रिज्या का मान क्या आ गया 5। एक से अधिक जो है ना यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, गलत टाइपिंग है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर, वो तो इजी क्वेश्चन था समझ लीजिएगा। x प्लस 1/x का मान 2 है, x के पावर 100 प्लस 1/x के पावर 100 का मान क्या होगा। x का मान क्या रख दे, 1 रख दे। x का मान क्या रखें 1। 1 प्लस 1/1 बराबर क्या आता है 2। आना क्या चाहिए 2, ठीक है। मतलब x का वैल्यू क्या 1। 1 के पावर 100 माने 1 प्लस 1/1 के पावर 100 माने 1। 1 प्लस 1 कितना 2। आंसर क्या ऑप्शन बी 2। ये सब क्वेश्चन बन गया होगा। 19 नंबर देखिए, x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर 4 बराबर 21/256 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/16, तब 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाट। यादें रख लीजिए ना एक फॉर्मूला को, अगर ये छूट गया है तो। y के पावर 4 बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। बस याद रहेगा, बन जाएगा। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 21/256। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/16 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में क्या वाई स्क्वायर। 16 से 16 बार में, 3 से 7 बार में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है 3/16 दिया हुआ है। समझिएगा, हम क्या निकाल लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर का मान 7/16 हम लोग निकाल लिए। कोई दिक्कत, अभी जो सॉल्व किए उसे वैल्यू निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा आप, समझिएगा दिया हुआ क्या है। अगर हम इन दोनों के जोड़ दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जोड़ दे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो कहिएगा कि एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो एगो एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर आ गया 2 एक्स स्क्वायर आ गया। एगो वाई स्क्वायर क्या गो वाई स्क्वायर आ गया 2। तो 2 कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7/16 प्लस 3/16 बराबर कहिएगा 10/16। 2 से कट गया कितनी बार में 5 बार में। पूछा किसका मान है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, काटना कोई जरूरी नहीं है, उसी का तो वैल्यू हमसे पूछा। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 10/16। काट कुट करिएगा कितना आएगा 5/8, ऑप्शन बी आंसर। मतलब बात इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। एकदम आसान सवाल, एकदम आसान है, बशर्ते इसमें फॉर्मूला का एकदम कंपलसरी था याद रखना। आगे देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 में इसके आगे भी अभी क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। चलिए समांतर चतुर्भुज है तो पहले क्या बना ले समांतर चतुर्भुज बना ले। समांतर चतुर्भुज में क्या है यही है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का नाम क्या दे दे एबीसीडी, ए बी सी डी। सी डी भी कितना है 45। सी डी और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। चलिए 45 दर्शाते हैं। यही है सी डी और बी, इसका वैल्यू जो है आपको 45 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। आगे देखिए डी ए बी 65 दिया हुआ है। डी ए बी पूरा कितना दिया हुआ आप कहिएगा 65 दिया हुआ है। तो सी डी बी, सी डी बी, एक सेकेंड, सी डी बी तो 45 दे ही दिया, क्या पूछा था सी डी बी थोड़ी पूछेगा, एरर है थोड़ा सा, एक सेकेंड। चलिए हालांकि समझिए जो भी पूछे हम लोग को कंसेप्ट सीखने से मतलब है। देखिए समांतर ये पैरेलल है, ये त्रियक रेखा है ना, ये लाइन ए बी पैरेलल है ना डीसी के, ये त्रियक रेखा। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल क्या होगा 45 होगा।
कोई दिक्कत नहीं। अगर ई 45 है तो ई भी क्या होगा, 45 होगा। आपको त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए डी और बी, त्रिभुज ए डी बी, ई 65 है 45 है, तो यही नाम से पूछा है। 65 और 45 कितना होगा, तो कहिएगा 65 आ 5 70 आ 40 110, और त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180, तो ये अगर 110 हो रहा है तो ये 70 डिग्री रहा होगा। फिर कहिएगा ई लाइन पैरेलल था, तो ई 45 तो इधरो 45, वैसे आपका इस 70 से कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा है कि ई लाइन पैरेलल है, इधर अगर 70 है तो फिर कहीं 70 बनेगा, सोच के देखिए ना, एक बार कोशिश करते हैं बताने का। ये लाइन जो डीसी है पैरेलल है ना ए बी के, कि नहीं है पैरेलल, ई लाइन के पैरेलल है, तो इधर 45 तो इधर 45, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम आपसे एक और बात इसमें पूछ ले, हाँ त्रिभुज एडीबी बना, एडीबी बना ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180, ई 45 ई 65 है, तो 110 पुड़ गया, तो मतलब ये पक्का कितना रहा होगा, 70 रहा होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको लग रहा है वही पूछा होगा ए बी और डी, तो अगर 45 आंसर मारिएगा, क्या कि ऑप्शन से भी पता चला है कि वही पूछा होगा। आगे एक और बात समझ लीजिए, अगर हम समझ लें कि ई अगर एंगल हम आपसे पूछ ले तो कितना बता दीजिएगा, लाइन पैरेलल है, ई 45 तो ई भी 45, वैसे ई 70 तो उसको भी क्या डिनोट करा दीजिएगा 70। अब इससे ज्यादा पूछ ही क्या सकता है, ई एंगल पता है तो ई एंगल नहीं निकाल लीजिएगा आप, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आगे देखिए, अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए 114 नंबर का, 35 है, ये 25 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। अब पूछा हमसे क्या है, ये हम ही क्वेश्चन लिखे, हम ही भूल गए कि क्या पूछा था। चलिए जो भी पूछे समझने से मतलब है, समझिए। अगर ये एंगल 25 है तो आप बिना सोचे समझे कहिएगा कि सर ये भी 25 होगा, अगर ये 25 तो ये भी 25, पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से। ये 110 है, ये 25 है, तो ये एंगल निकालने में कोई दिक्कत होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, तो ये 110 प्लस 25 135, और 5 40 और 40, ये कितना आ गया एंगल, 45 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सीधी लाइन है ना, एफ एस 180 डिग्री बनेगा ना, इधर 110 बन चुका है, तो इधर कितना बनेगा, आप कहिएगा 70 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और देखिए और क्या क्या पूछ सकता है, अगर ये पूरा लाइन पे 180 बनता है तो इधर 110 बन गया, तो इधर भी कितना बनेगा, आप कहिएगा 70 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी जानते हैं ये 70 तो ये 70, ये 110 तो ये भी 110, बाकी जो पूछा है उसको बना लीजिए। फिगर का थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा। चलिए हो गया आज का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में 116 के बाद का डिस्कशन लेके। कोई भी दिक्कत हो आप उसको समझने का कोशिश करिए, प्रयास करिए, थोड़ा सा समय देना पड़ता है समझने के लिए। टेस्ट डिस्कशन करें, मान लीजिए अब डिस्कशन किए, अगला दिन क्वेश्चन आया हम गलती बना लिए, तो क्या ही फायदा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।